IBA Grads, Gateway to Your Desired Future. अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज की वीडियो का मकसद हमारा ये है, जो हमारा आईबी ग्रेड्स का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर हुआ था उसमें जो फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज आए थे, हमने कोशिश की है कि एक वीडियो लेक्चर के जरिए उस एमसीक्यूज का सॉल्यूशन आप तक प्रोवाइड किया जाए, ताकि उन स्टूडेंट्स को आसानी हो जाए जिन्होंने पेपर हमारा दिया था। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारे पास हमारे जो है वो बाहर के स्टूडेंट्स भी मौजूद थे, आउटसाइडर्स भी मौजूद थे। ठीक है, तो कुछ बच्चों को सॉल्यूशन पता होगा, कुछ बच्चों को सॉल्यूशन नहीं पता होगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो हमारे पास एमसीक्यूज थे उनका सॉल्यूशन हर स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए। चले, टाइम को जाया किए बगैर हम चीजों को स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के अगर हम ऑप्शन को चेक करें, 1 लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है और नन लिखा हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता है बेटा? 0 के बराबर होता है। हो गया भाई। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? -1 आएगी। तो इसका जब हम आंसर चेक करते हैं तो वो क्या है? -1 ही है। ठीक है, तो आई होप सबको ये वाला एमसीक्यू समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरे वाले सवाल में लिखा हुआ है ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा 16। तो इसके आंसर ऑप्शन में आप देखोगे 1 -1 0 और ओमेगा। बेटा याद रखिएगा, ओमेगा की पावर क्यूब जो होता है ना वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये वाली बात हमें पता होनी चाहिए। तो अगर मैं ओमेगा 16 को सॉल्व करता हूं तो मैं क्या लिखता हूँ? ओमेगा की पावर क्यूब और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5। तो 3 5 से कितना हुआ? 15। एक ओमेगा बच जाएगा, तो ये वाला जो पूरा हिस्सा हो जाएगा ये हो जाएगा 1। 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा क्या होगा? ओमेगा। तो बेसिकली इसका जो आंसर था वो क्या था? ओमेगा ही था। तीसरे पार्ट को देखिए, सवाल में लिखा हुआ है द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। आंसर ऑप्शन मौजूद है इसका। आंसर ऑप्शन मौजूद है आपके पास -4/3, 5/4, 4/3, -1/3। आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के। माइनस लिखा, b की जगह पे -15 लिखा, अपॉन में 12 लिखा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जो कि 5/4 था। ठीक है, उसके बाद सवाल में लिखा हुआ है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। पहला ऑप्शन है b² - 4ac ग्रेटर देन 0, b² - 4ac लेस देन 0, b² - 4ac इज इक्वल टू 0 एंड नन ऑफ दिस। तो अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो आपके पास b² - 4ac जो है बेटा वो क्या होता है? 0 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आप b² - 4ac इज इक्वल टू 0 इसका आंसर था। अब सवाल में क्या लिखा हुआ है? टू की पावर 2x+3 इज इक्वल टू 32। आंसर ऑप्शन मौजूद है, तो आप यहाँ पे ये लिख दो, 2 की पावर 2x लिखो, +3 लिखो और यहाँ पे लिखो 2 की पावर 5। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं कहूंगा 2x+3 बराबर हो जाएगा 5 के 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। 2x बराबर हो जाएगा 5 - 3 के 5 - 3 कितना होता है? 2। तो इसका मतलब है x की वैल्यू आ जाएगी 2/2 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +1। तो इसका आंसर क्या था? +1 ही था। इसके बाद लिखा हुआ है रियल पार्ट बताओ और इमेजिनरी पार्ट बताओ। तो रियल पार्ट में आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे रियल पार्ट इसका 2/3 है -i/3। तो अगर मैं रियल पार्ट ऑफ z बोलूंगा, रियल पार्ट ऑफ z अगर मैं बोलूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 2/3। इमेजिनरी पार्ट की बात करूंगा तो इमेजिनरी पार्ट का जो आंसर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो आएगा वो आएगा -1/3। तो हम देखते हैं आंसर ऑप्शन में मौजूद होगा तो ठीक है, नहीं तो आंसर नन ऑफ दिस। ठीक है बच्चों, सातवें पार्ट में क्या लिखा हुआ है? सातवें पार्ट में लिखा हुआ है सी डी का जो है ना, आप क्या बताइए? सी डी का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बताइए। तो इसके आंसर ऑप्शन मौजूद है हमारे पास, इसके आंसर ऑप्शन मौजूद है हमारे पास। तो बच्चों ये जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप देखोगे तो इसका आंसर भी यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है। आंसर ऑप्शन देख लीजिए इसका, आंसर ऑप्शन लिख लीजिए इसका। साइन थीटा की वैल्यू अगर आपके पास पॉजिटिव है तो साइन थीटा पॉजिटिव इस जगह पर होता है, इस जगह पर होता है। अगर मैं कॉस थीटा, सेक थीटा का मतलब है हम कॉस थीटा को देख सकते हैं, तो कॉस थीटा नेगेटिव इस जगह पर भी होता है और इस जगह पर भी होता है, तो दोनों मैच कर गए।
तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड इसका आंसर था। ठीक है, उसके बाद द बेसिक यूनिट ऑफ एंगल, तो बेसिक यूनिट ऑफ एंगल आपके पास क्या होती है बच्चों, बेसिक एंगल ऑफ यूनिट होती है रेडियंस। ठीक है, उसके बाद एक सवाल और आया, एक सवाल और लिखा हुआ है टेन थीटा की वैल्यू -1/3 है। टेन थीटा नेगेटिव कहाँ होता है, टेन थीटा नेगेटिव इस जगह पर होता है, टेन थीटा नेगेटिव इस जगह पर होता है। साइन थीटा नेगेटिव है, साइन थीटा भी नेगेटिव है, तो साइन थीटा नेगेटिव कहाँ होगा, साइन थीटा नेगेटिव इस जगह पर होगा, साइन थीटा नेगेटिव इस जगह पर होगा। तो फील करोगे तो आप ये फोर्थ क्वाड्रेंट का सवाल है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट आपके पास इसका आंसर होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपके पास एक सवाल है, सवाल में लिखा हुआ है cos u माइनस cos v। तो बेटा ये cos u आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको एक्सरसाइज नंबर 10.3 के अंदर ये सारे फॉर्मूलाज यूज हुए हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे सारे फॉर्मूलाज। तो इसका आंसर जो होता है ना, वो इसका आंसर ये होता है -2 साइन u प्लस वी अपॉन 2 साइन u माइनस वी अपॉन 2। ठीक है बेटा, ये इसका फाइनल आंसर है। उसके बाद सवाल में क्या लिखा हुआ है, 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 + 1/10 स्क्वायर थीटा का मतलब ये हो जाएगा 1/sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के। ठीक है बच्चों, तो ये sec स्क्वायर थीटा होगा, सही है। तो sec स्क्वायर थीटा इसका आंसर है, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा आंसर है इसका, सही है बच्चों। चलो आगे चलते हैं, सही है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बराबर है बी बराबर है सी के, एक्स के बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, √3x² अपॉन 4। उसके बाद लिखा हुआ है सर्कम रेडियस ऑफ द सर्किल इज गिवन बाई, सर्कम रेडियस कैपिटल आर, फॉर्मूला होता है ABC/4 एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सही है, ये आंसर है इसका। लिखा हुआ है AGH आर अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, G² = AH। G का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों √AB, H का फॉर्मूला आपके पास होता है 2AB/A + B, और A का फॉर्मूला आपके पास होता है A + B/2। अगर आप इस रिलेशन में लाके रखोगे तो वो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल √AB का स्क्वायर निकालेंगे ना, ठीक है, तो 2AB अपॉन यहाँ पे लिखा हुआ है A + B मल्टीप्लाई बाई A + B/2। ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, तो AB किसके बराबर आ गया, AB के बराबर आ गया। AB के बराबर आ गया, तो G² किसके बराबर होता है, AH के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, AGH आर द अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन देन। तो बेटा क्या होता है, अगर ऐसा कोई केस हो ना, तो याद रखना अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा होता है, हार्मोनिक मीन उससे भी छोटा होता है। सही है, तो आपके पास जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है HM अगर निकालना है, HM निकालना है तो HM का फॉर्मूला क्या होगा मेरे बच्चों, HM का फॉर्मूला क्या होता है 2AB/A + B, 2AB/A + B। अगर मैं इसको देखता हूं तो मेरे पास आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि ऑप्शन में मौजूद नहीं है। सही है, उसके बाद लिखा हुआ है A इंटरसेक्शन। अब अगर A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट है, तो A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा मेरे बच्चों, कभी भी ये सेम आएगा ही नहीं, कुछ कॉमन ही नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नल सेट। ठीक है, नल सेट, तो ये आंसर होगा इसका, सही है। उसके बाद लिखा हुआ है A के अंदर 2 है, 4 है, 8 है, B के अंदर 2 की पावर 2 की पावर 2 2 की पावर 3। देखने से पता चल रहा है 2 4 8 बोलो ये बोलो दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये इक्वल सेट्स है, इसका मतलब ये इक्वल सेट्स है। सही है, इसके बाद लिखा हुआ है एक A कॉम्प्लीमेंट के ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हमेशा किसके बराबर आता है, A के बराबर आता है, A आंसर होगा इसका। इसके बाद लिखा हुआ है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ cos 3x। तो सीधी सीधी बात है बेटा, एक बात याद रखिएगा, अगर आपके पास 3x लिखना चाहेंगे, 3x लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा r cos 1/2, r cos 1/2। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/3 आएगा, r का आएगा cos आएगा 1/2 आएगा, तो r cos 1/2 ये ना, तो आप देखोगे तो इसका आंसर मौजूद है आपके पास।
सही है। उसके बाद पीरियड ऑफ cos 2x, तो पीरियड ऑफ cos 2x सीधी बात है बेटा, cos थीटा है, cos थीटा का पीरियड क्या होता है आपके पास, cos थीटा का पीरियड होता है 2 पाई। जो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना बच्चों, तो ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये से कट जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर पाई आ जाएगा, और पाई ऑप्शन मौजूद है आपके पास। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, उसके बाद लिखा हुआ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। द नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा क्या होता है, ये जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू। तो अगर आपके पास a प्लस बी की पावर n है, a प्लस बी की पावर n है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा क्या होती है, n+1 होती है। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा आपके पास, 18 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो आपके पास 18 मौजूद है। उसके बाद लिखा हुआ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। बेटा मिडिल टर्म के r का फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास n की वैल्यू इवन होती है तो मिडिल टर्म के r का फॉर्मूला होता है n/2। r का फॉर्मूला क्या होता है, r का फॉर्मूला होता है n/2। जाहिर सी बात है, अगर r की वैल्यू निकालते हैं आपके पास 30/2 करते हो तो कितना आता है, 15 आता है। तो जो r की वैल्यू होती है उससे एक ज्यादा आपके पास मिडिल टर्म होती है, तो 16 आंसर होगा, 16 आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ 21st टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स की पावर। बेटा 21st का मतलब पता है क्या होता है, 21st का मतलब होता है r की वैल्यू 20 होगी, r की वैल्यू क्या होगी, 20 होगी। तो एनसीआर को सॉल्व करेंगे तो 23c 20, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1771। आपके कैलकुलेटर में भी ये सॉल्व हो सकता है, और एनसीआर का फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए। एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, तो इसकी मदद से आप लोग सारे सवाल इसके कर सकते हो। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो हमने 25 एमसीक्यूज को डिस्कस किया, इसको बहुत तरीके से एक दफा भी देख लोगे ना तो चीजें आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।